क्या आप अपने बालों में तेल लगाते हैं? क्या आपकी स्किन ऑयली है? क्या आपसे भी सब्जी में तेल ज्यादा हो जाता है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के बाद तेल सूंघती हुई ट्रंप की नाक कहीं भी पहुंच सकती है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नज़र उस देश पर है जिसे अमेरिका खुद सुरक्षा की गारंटी देता है। हम बात कर रहे हैं नेटो मेंबर डेनमार्क की। इसके ऑटोनॉमस रीजन यानी स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को ट्रंप अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। अपनी टीम से बात भी उन्होंने शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो सेना भी उतारी जा सकती है। तो ट्रंप का अगला प्लान क्या है? बर्फ में तेल कहां से आ गया? क्या वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर भी खतरा है? इसकी सुरक्षा के लिए अब यूरोपियन कंट्रीज क्या करेंगी? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ग्रीनलैंड कहाँ है? स्क्रीन पर आपको एक लकीर दिख रही है, ये है आर्कटिक सर्कल। इस लाइन से ऊपर के इलाके को आर्कटिक रीजन कहते हैं। इसमें कुल 8 देशों की जमीन है। किस किस की? समझने के लिए आपको दुनिया को टॉप एंगल से देखना होगा। सबसे ज्यादा जमीन है रूस के पास। उसके अलावा बाकी 7 देश हैं, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन एक ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त टेरिटरी है। आर्कटिक रीजन में रूस के अलावा बाकी सभी देश पश्चिमी धड़े के हैं और नेटो के मेंबर्स हैं। गजब की विडंबना है। यही यूरोप अमेरिका से गुहार लगाता है, कहता है कि यूक्रेन को बचा लीजिए, रूस की नीयत खराब है। मगर उसी यूरोप को अब अमेरिका से ही अपनी जान बचानी है, अपने ही एक देश डेनमार्क की संप्रभुता की रक्षा करनी है। और मजे की बात यह है कि जब इसी अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई, तब यही यूरोप खामोश बैठा तमाशा देखता रहा, आलोचना तक नहीं की। बहरहाल सवाल यह है कि ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है? ग्रीनलैंड का तो 80% इलाका बर्फ से ढका है और बर्फ की भी 4 किलोमीटर मोटी परत है। जवाब यह है कि यही बर्फ अब पिघल रही है। आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले 4 गुना रफ्तार से तप रहा है। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। बाईं ओर 1979 का आर्कटिक है और दाईं ओर 2024 का। करीब 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स बर्फ गायब हो चुकी है। इतनी बर्फ पिघल गई है जितने में 8 बार राजस्थान आ जाए। इतने हिस्से में अब पानी है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, लालची देशों की लार टपकने लगी। ऐसा क्यों है? आंकड़े देखिए। अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया की 30% अनएक्सप्लोर्ड गैस यानी अब तक जिसकी खोज नहीं हुई है, वो आर्कटिक रीजन में छिपी है। तेल का मामला भी ऐसा ही है। 13% अनएक्सप्लोर्ड तेल भी यहीं छिपा है। तेल और गैस से भी ज्यादा अहम है मिनरल्स, जो खास तौर पर ग्रीनलैंड में है। कौन से मिनरल्स? आप बस नाम सुनते जाइए। कीमती धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम, जस्ता, लौह अयस्क, तांबा, सीसा, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम। यहाँ हीरा पाए जाने की भी खूब संभावना है, ऐसा दावा रिसर्च करते हैं। इसके अलावा लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम और जिंक भी है। इन सब का इस्तेमाल होता है आपके मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में, सुपर कंप्यूटर्स में। इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। इन मिनरल्स पर एकाधिकार है चीन का। दुनिया में उसकी सप्लाई, उसका प्रोडक्शन और खनन सब पर चीन का राज है। अगर अमेरिका के हाथ ग्रीनलैंड लग गया तो चीन की पकड़ इस मामले में ढीली पड़ जाएगी। भविष्य की तकनीकी दुनिया में भी अमेरिका को फायदा मिलेगा। एक और एंगल भी है, क्रिप्टो एंगल। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीनलैंड क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुफीद है, क्योंकि जगह ठंडी है तो कंप्यूटर्स को भी ठंडा रखना आसान होगा। बर्फ पिघलने से एक और फायदा है, एक शॉर्टकट बन रहा है। कल्पना कीजिए कि आपको चीन के शंघाई से ब्रिटेन के लंदन एक कंटेनर भेजना है। आमतौर पर जहाज को पूरा भारत घूमकर स्वेज नहर के रास्ते जाना पड़ता है, इसमें वक्त लगता है। लेकिन बर्फ पिघलने से आर्कटिक रीजन से भी एक नया रास्ता खुल रहा है। इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। ये रास्ता स्वेज नहर वाले रूट से 40% छोटा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब ग्रीनलैंड का नाम जपते हैं तो इन सब फायदों का जिक्र नहीं करते। वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए, और ध्यान दीजिए, वो कहते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। हमें ग्रीनलैंड अमेरिका की रक्षा के लिए चाहिए, मिनरल्स के लिए नहीं। मिनरल्स और तेल के लिए हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। हमें ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। अभी उस पूरे क्षेत्र में रूस और चीन की शिप्स घूमती रहती हैं। सिक्योरिटी वाला एंगल क्या है? ग्रीनलैंड को एक और नाम से जाना जाता है, स्टेशनरी एयरक्राफ्ट
कैरियर यानी एक युद्धपोत जो अपनी जगह से हिलता नहीं। ऐसा क्यों? इसकी लोकेशन की वजह से है। इस इलाके में मौजूदगी आपको एक गेट कीपर बना सकती है। अगर रूस से कोई मिसाइल या कोई बॉम्बर अमेरिका जाना चाहे या अमेरिका से रूस जाना चाहे तो सबसे छोटा रास्ता नॉर्थ पोल से जाता है, ठीक ग्रीनलैंड के ऊपर से। इसलिए जिसका ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा वो उत्तरी गोलार्ध पर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर नज़र रख सकता है। अमेरिका ये बात बहुत पहले समझ गया था। उसने वहाँ अपना विशाल मिलिट्री अड्डा बना रखा है, पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थ्यूल एयर बेस कहते थे। कब बना था ये? दूसरे विश्व युद्ध की बात है। उस वक्त हिटलर ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। तब अमेरिका को डर हुआ कि हिटलर की सेना आगे बढ़कर ग्रीनलैंड पर भी कब्जा न कर ले, इसलिए अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, वहाँ अपना थ्यूल एयर बेस बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद अमेरिका ने यह कब्जा छोड़ दिया। ग्रीनलैंड फिर से डेनमार्क का हो गया। उधर विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध शुरू हुआ, कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो बड़ी शक्तियां बनकर उभरी। दोनों तरफ से हथियारों की होड़ मची थी। उस दौर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए किया था। इसी बात से सोवियत यूनियन नाराज़ रहता था, लेकिन उसने कभी आधिकारिक तौर पर ग्रीनलैंड की ज़मीन पर कब्जे की बात नहीं कही। फिर साल आया 1987। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने शांति का कबूतर उड़ाया। उनका तर्क था कि इस रीजन में मिलकर काम करते हैं। इसके बाद आर्कटिक काउंसिल बनी। तय हुआ कि यहाँ सिर्फ रिसर्च होगी, पर्यावरण बचाने का काम उस पर ध्यान दिया जाएगा। बात इतनी आगे बढ़ी कि चीन और साउथ कोरिया जैसे देश भी वहाँ पहुँच गए, ये समझने के लिए, ये रिसर्च करने के लिए कि ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघलने से उनके घर में मौसम कैसे बदलेगा। आर्कटिक उसके बाद से अमन चैन के इकलौते मिसाल की तरह था, एक एक्सेप्शन था। यह अमन चैन बिखरा कैसे? साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। फिर फिनलैंड और स्वीडन जो न्यूट्रल थे वो भागकर नेटो की गोद में जा बैठे। नक्शे पर एक तरफ अकेला रूस रह गया और दूसरी तरफ पूरा नेटो था। हद तो तब हुई जब इसी जंग में एक दफ़ा यूक्रेन के ड्रोन ने आर्कटिक सर्कल के भीतर घुसकर रूसी एयरबेस पर धमाका कर दिया था। रूस को इससे खासी दिक्कत हुई। उसके ज़्यादातर परमाणु ताकत यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स यहीं तैनात हैं। पुतिन अब पुराने सोवियत अड्डों की धूल झाड़ रहे हैं, उन्हें रिनोवेट कर रहे हैं, उन्हें फिर से चालू कर रहे हैं। रूस आर्कटिक में ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग भी कर रहा है। पुतिन कहते हैं कि हम किसी को डरा नहीं रहे, बस अपनी सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। मगर उनकी तैयारियां देखकर पश्चिमी देश घबराए हुए हैं। इसके जवाब में नेटो ने आर्कटिक में कोल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की है। इस पूरी खिचड़ी में चीन भी घुसा हुआ है। 2018 में चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया था, मतलब कि हम भी इस रीजन के पड़ोसी हैं, जबकि वो आर्कटिक से खासा दूर है। चीन का सपना है पोलर सिल्क रोड बनाने का। जैसे दुनिया भर में सड़क बना रहा है, वैसे ही यहाँ बर्फ पर वो रास्ता बनाना चाहता है, रूट बनाना चाहता है। लेकिन इन सब से निपटने के लिए डेनमार्क भी अब नींद से जाग गया है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर सालाना करीब 2.3 अरब डॉलर्स वो खर्च कर रहा है। इसके तहत नए फाइटर जेट्स और ड्रोन्स तैनात किए जाएंगे। तैनात तो कुत्ते भी किए जाएंगे। सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल, ये डेनमार्क की एक खास यूनिट है जो स्लेज कुत्तों के साथ उस बर्फीले वीराने में गश्त लगाती है, ताकि दुनिया को बता सके कि ये इलाका हमारा है। लेकिन दुनिया उसे समझना नहीं चाहती। आपने पूरा खेल समझा, लेकिन एक सवाल अब भी आपके जहन में होगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्यों है, कैसे है? अगर ऐसा है तो फिर ग्रीनलैंड को हम ऑटोनोमस दर्जा क्यों दे रहे हैं? वो पूरी तरह से क्यों नहीं है डेनमार्क का? करीब 4,500 साल पहले से ही लोगों ने ग्रीनलैंड में बसने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ जिंदा रहने के लिए कुदरत से रोज़ 2-2 हाथ करने पड़ते थे। छोटी छोटी टोलियाँ आती थीं और गुजर जाती थीं। बस एक सराय सा हो गया था ग्रीनलैंड। फिर आई 10वीं सदी। एक वाइकिंग था, एरिक द रेड। कत्ल के इल्ज़ाम में उसे आइसलैंड से देश निकाला मिला था। वो अपनी नाव लेकर पश्चिम की ओर निकल गया। उसे यह ज़मीन मिली, उसने बड़ी होशियारी दिखाई। इस बर्फीले मुल्क का नाम उसने रख दिया ग्रीनलैंड, यानी हरी भरी ज़मीन। ये एक मार्केटिंग गिमिक था ताकि लोग यहाँ बसने आए। लोग आए भी, खेती बाड़ी की, मगर कुदरत की मार ने उन्हें वहाँ से मिटा दिया। 15वीं सदी आते आते वाइकिंग्स का नामो निशान मिट गया। फिर साल आया 1721। डेनमार्क के एक पादरी थे, हंस एगडे। पादरी साहब पुराने वाइकिंग्स को ढूंढने ग्रीनलैंड आए। सोचा उन्हें ईसाई बनाएंगे। वाइकिंग्स तो मिले नहीं, लेकिन वहाँ कुछ बचे कुचे मूल निवासी मिले। हंस ने वहीं डेरा जमा लिया। उन्होंने डेनमार्क के राजा का समर्थन मांगा, उन्हें समर्थन मिला। यहीं से डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपना खूंटा गाड़ दिया। राजधानी नूक बसाई, डेनमार्क का झंडा वहाँ फहराने लगा। सदियों तक डेनमार्क इसे एक दूर दराज की कॉलोनी मानता रहा। फिर आई 20वीं सदी। विश्व युद्ध में क्या हुआ हमने आपको बताया। उसमें एक छोटे से इंटरवल के बाद ग्रीनलैंड फिर से डेनमार्क के हिस्से आ गया। तब से ही अमरीकी सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। 1979 में ग्रीनलैंड में जनमत संग्रह करवाया गया था। इसके बाद इसको एक ऑटोनोमस कंट्री का दर्जा मिला। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने बयान दिया है और कहा है कि हमारी टीम में खुसर फुसर चल रही है कि ग्रीनलैंड को कैसे हथियाया जाए।
व्हाइट हाउस का ये भी कहना है कि फौजी कार्रवाई के विकल्प पर भी बात हो रही है। ट्रंप का ये प्रेम पुराना है। 2019 में भी जब उनका पहला कार्यकाल चल रहा था तब भी उन्होंने खरीदने की पेशकश की थी ग्रीनलैंड को, तब साफ मना कर दिया गया था। फिर 2025 आया, उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उन्होंने वही राग अलापना शुरू किया, कहा कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, ग्रीनलैंड हमारे लिए ज़रूरी है। ये सब सुनकर सब हंसते थे, खुद हम भी और यूरोप भी, डेनमार्क भी। लेकिन 2026 में ये सुनकर हंसा तो नहीं जा सकता। ट्रंप ने वेनेजुएला में क्या किया ये आप सबने देखा है। दिक्कत यह है कि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, नेटो मेंबर है। अमेरिका नेटो का चौधरी है, सबसे ज़्यादा पैसे नेटो पर वही खर्चता है। यानी उसूल कहता है कि दोस्त की हिफाजत करनी है। नेटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि कोई भी देश अगर हमारे किसी टेरिटरी पर, जो भी नेटो में आती है, उस पर हमला करता है तो सभी मिलकर जवाब देंगे। यानी उसूल कहता है कि अपने दोस्त को निगलना नहीं है। मगर ट्रंप का व्हाइट हाउस कह रहा है कि फ़ौज का इस्तेमाल भी हो सकता है। अपने ही दोस्त की ज़मीन हड़पने के लिए फ़ौज का डर दिखाया जा रहा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि ये सब ख्याली पुलाव है, बस बहुत हुआ, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ऐसा उन्होंने ट्रंप को कहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश हुई तो समझो पुराने रिश्तों का द एंड हो जाएगा। इस मामले में वो अकेली नहीं है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भी उनके साथ हैं। 6 जनवरी को दोनों ने एक साझा बयान जारी किया है। इस पर नेटो के कुछ मेंबर्स के भी दस्तखत हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन। कहा गया है कि ग्रीनलैंड वहाँ की आवाम का है, उनके मुस्तकबिल का यानी उनके फ्यूचर का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड करेंगे। किसी तीसरे को बीच में बोलने का हक नहीं है। हमने सबकी तो बात कर ली, मगर उनका क्या जो वहाँ रहते हैं, ग्रीनलैंड की जनता। कुल 57,000 लोग हैं, उनकी अपनी संसद है, अपने कानून हैं, बस फौज और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। क्या वो अमरीकी बनना चाहते हैं? जवाब है ना। सर्वे बताते हैं कि 85% लोग इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं न हमें अमेरिकी बनना है, न डनिश रहना है, हमें बस ग्रीनलैंडर्स रहना है। यानी वो आज़ादी चाहते हैं डेनमार्क से भी। मगर ट्रंप ने कहा है कि चाहे सीधी उंगली से घी निकले या टेढ़ी से, ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल सुर्खियों का रुख करते हैं। वेनेजुएला में ख़जाना भले ही ज़मीन के नीचे हो, लेकिन उसके फैसले ज़मीन से बाहर हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी को कहा कि वेनेजुएला अब अपना कुछ तेल अमेरिका को देगा। अमेरिका अब वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए ट्रंप ने समंदर में नेवल नाकेबंदी की धमकी भी दी है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अपने पुराने तेल कारोबार पर फिर से कब्जा कर सकती हैं। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को भेजेगा, जो करीब 2 महीने के तेल उत्पादन के बराबर है। इस तेल को बेचकर जो मुनाफा होगा उस पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। पैसा वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल है कि वेनेजुएला को इसके बदले मिलेगा क्या? इस तेल की कीमत आज के दामों में करीब 2 से 3 अरब डॉलर के बीच है। ये भी साफ नहीं है कि अगर वेनेजुएला की सरकार इस योजना से सहमत नहीं होती तो अमेरिका कानून के दायरे में रहते हुए ये तेल कैसे लेगा। हालांकि ट्रंप के केस में दायरे की बात शायद नहीं ही करनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि तेल भेजना कब शुरू होगा और आएगा कहाँ से। फिलहाल वेनेजुएला रोज़ाना 10 लाख बैरल से भी कम तेल निकाल रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप जिस तेल की बात कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा पहले से ही टैंकर्स में या स्टोरेज में रखा हो सकता है। दूसरी तरफ रूस ने अपने एक नेवल शिप को अटलांटिक ओशन में एक तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए भेजा है। दरअसल अमेरिकी सेना इस टैंकर का पीछा कर रही है। रूस को डर है कि वो इसे जब्त न कर ले। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके पास टैंकर को जब्त करने का आदेश है क्योंकि उस पर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा था। जहाज़ का नाम था बेला 1। पिछली बार जब अमेरिकी फोर्सेस ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी तब उन्हें जहाज़ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। इसके बाद अमेरिका को रोकने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। क्रू ने जहाज़ पर रूस का झंडा पेंट कर दिया, नाम बदल दिया गया और उसे रूस के आधिकारिक जहाज़ों के रिकॉर्ड में भी दर्ज करा दिया गया। रूस ने अमेरिका से टैंकर का पीछा न करने की रिक्वेस्ट भी कर दी, लेकिन सारे तरीके फेल हो गए। अमेरिका अब भी जहाज़ का पीछा कर रहा है। ये जहाज़ शैडो फ्लीट का हिस्सा है। ये प्रतिबंधों के बावजूद यानी सैंक्शंस के बावजूद रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल ढोता था। चीन ने जापान को कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भेजने पर रोक लगा दी है। यह कदम पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के ताइवान पर दिए गए बयानों के बाद उठाया गया है। 6 जनवरी को चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि वो ड्यूअल यूज़ चीज़ों के निर्यात पर सख्त पाबंदियां लगाएगा। ये चीज़ें वे होती हैं जिनका इस्तेमाल आम लोगों के साथ साथ सेना भी कर सकती है। नए नियम
तुरंत लागू होंगे। मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि किन चीज़ों के निर्यात पर रोक लगेगी, लेकिन जो सूची जारी की गई है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरस्पेस और एविएशन से जुड़े पुर्जे, ड्रोन्स और परमाणु तकनीक से जुड़ी चीज़ें शामिल हैं। चीन और जापान के बीच राजनयिक तनाव पिछले साल से जारी है, जब प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने ताइवान पर टिप्पणी की थी। चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की तरह देखता है, क्योंकि वो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। चीन और जापान एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन पुरानी लड़ाई, ज़मीनी विवाद और सैन्य खर्च को लेकर मतभेद अक्सर उनके रिश्तों के बीच आता रहता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।